दोस्तों एक बार फिर से आपका यूनिक ऑल इन वन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। हम सब जानते हैं बेटा 10 सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं और आपका नेक्स्ट पेपर जो है साइंस का है, तो उसी को देखते हुए बेटा हम लोग क्या करेंगे 5 डेज कंटिन्यूस क्या करेंगे मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है, और रैपिड रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम लोग बायोलॉजी के लाइफ प्रोसेस में एंट्री मारते हैं, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करते हैं, ठीक है बेटा। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, फोटोसिंथेसिस है। तो अब आप बताओ बेटा फोटोसिंथेसिस क्या होता है। Photosynthesis is a biochemical process which is used by plants to make their food and obtain energy. हाँ, मतलब फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसकी वजह से ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, अपने फूड को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो कीवर्ड्स हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो पहले ये बताइए फोटोसिंथेसिस की जो है रॉ मटेरियल क्या होता है, आप बताओ मेरे भाइयों। CO2, water, sunlight. हाँ देखिए रॉ मटेरियल क्या होता है, CO2 वाटर। रॉ मटेरियल मतलब इसके बिना फूड नहीं बनेगा। और इसेंशियल कंपोनेंट क्या होते हैं मेरे भाइयों, इसेंशियल कंपोनेंट होता है सनलाइट और क्लोरोफिल। क्या होता है, Sunlight and chlorophyll. सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अब एक बात याद रखना मेरे भाइयों, जो फोटोसिंथेसिस है इसमें दो रिएक्शंस होती हैं। क्या होती हैं, दो रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस में क्या होती हैं, दो रिएक्शंस होती हैं। एक होती है डार्क रिएक्शन और एक होती है लाइट रिएक्शन। एक डार्क रिएक्शन और क्या होती है, लाइट रिएक्शन, ठीक है। ये बताइए मेरे भाइयों, हम सब जानते हैं फूड बनाने के लिए फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें क्या होता है बेटा, जो लाइट रिएक्शन होती है इसका टारगेट होता है प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, मतलब एटीपी का सिंथेसिस करना। और इसी एटीपी का जो है यूज करके डार्क रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, फूड का प्रोडक्शन करते हैं। तो बेटा लाइट रिएक्शन को आखिर लाइट रिएक्शन क्यों बोलते हैं ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि ये बेटा कहाँ होती है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। कहाँ होती है, इट अकर्स प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इसका मतलब मेरे भाइयों प्रेजेंस ऑफ सनलाइट का मतलब अगर सनलाइट नहीं होगी तो लाइट रिएक्शन नहीं होगी। और इसका बेटा टारगेट क्या है, टारगेट क्या है इस रिएक्शन का होने का मेरे भाइयों, तो टारगेट होता है प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। और एनर्जी किस फॉर्म में बनेगी, एटीपी के फॉर्म में। एटीपी का पूरा नाम क्या होता है बताइए, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। और इसी को बेटा एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाइयों, एनर्जी करेंसी। और डार्क रिएक्शन को डार्क रिएक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि हाँ इट अकर्स इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट। अब देखिए बेटा लाइट रिएक्शन में जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई उसी एनर्जी का जो है यूज करके डार्क रिएक्शन में क्या होगा, फूड का प्रोडक्शन होगा। क्या होगा मेरे भाइयों, फूड का प्रोडक्शन। तो इसका टारगेट क्या हो गया, प्रोडक्शन ऑफ फूड। अब हो गया प्रोडक्शन ऑफ फूड। अब देखिए बेटा इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, ठीक है। देखो मेरे भाइयों अब जो है आप लोगों ने देखा होगा एनसीईआरटी में बेटा ये जो है फिगर जो है आपके बना होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या मेरे भाइयों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें देखिए बेटा होता क्या है, ये ग्लूकोज का पहले क्या होगा मेरे भाइयों, ग्लाइकोलिसिस होगा। क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का मतलब क्या होता है, ग्लूकोज क्या होगा 3 कार्बन कंपाउंड में ब्रेक डाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। और हम सब जानते हैं बेटा जो ग्लूकोज होता है क्या होता है, C6H12O6, मतलब 6 कार्बन कंपाउंड जो है 3 कार्बन कंपाउंड में क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। अब बेटा देखिए इस पायरुविक एसिड के पास क्या 3 रास्ते हैं। देखिए अगर जो है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन पे कोई रिस्पायरेशन होता है तो उसको बोलते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन, ठीक है। उसमें बेटा प्रोडक्ट क्या बनेगा, नॉर्मल प्रोडक्ट बनेगा CO2 वाटर और 38 ATP, ठीक है। लेकिन अगर बेटा यही जो है रिस्पायरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है मेरे भाइयों तो इसको बोलते हैं एनएरोबिक रिस्पायरेशन। क्या बोलते हैं, एनएरोबिक रिस्पायरेशन। और ये जब प्लांट में होता है तो प्रोडक्ट क्या होता है, अलग बनता है। एनिमल में होता है तो प्रोडक्ट क्या बनता है, अलग बनता है, ठीक है। प्लांट के केस में मेरे भाइयों क्या बनता है, एथिल अल्कोहल CO2 और 2 ATP। और बेटा एनिमल में क्या बनता है जब एनरोबिक रिस्पायरेशन होता है, लैक्टिक एसिड CO2 और 2 ATP, ठीक है। अब देखिए बेटा होता क्या है, कभी कभी क्या जब हम बहुत सारा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो क्या होता है, क्रिकेट खेल लिए तो बेटा क्या होता है हमारी मसल में क्या होता है, फटीग होने लगता है। क्या होने लगता है, फटीग होने लगता है, ठीक है। इससे होता क्या है मेरे भाइयों, ये लैक्टिक एसिड आपके स्केलेटल मसल में क्या होता है,
स्केलेटल मसल में डिपॉजिट हो जाता है। इसी की वजह से हमको क्या लगती है, फटीग लगती है। क्या लगती है, फटीग लगती है। कुछ समय जब बेटा हम लोग रेस्ट कर लेते हैं तो लैक्टिक एसिड क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है और हम लोग की थकावट दूर हो जाती है। तो बेटा इसको आप याद करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। याद हो गया तुम्हें, कोई दिक्कत? ठीक है, आइए बेटा हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जो है डबल सर्कुलेशन में बात करते हैं। और याद देखिए बेटा, जो डबल सर्कुलेशन है वो ह्यूमन का क्या होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, फीचर होता है। इसका मतलब डबल सर्कुलेशन जो है सभी ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है, फिशेस में नहीं होता है, रेप्टाइल्स में नहीं होता है। डबल सर्कुलेशन केवल बर्ड्स और ह्यूमन में होता है। ठीक है, तो ये यूनिक फीचर होता है। तो बेटा पहले हम लोग ये जानेंगे आखिर इसको डबल सर्कुलेशन कहते क्यों है। कि इसमें बेटा ब्लड का जो है 2 पाथ होता है। क्या मेरे भाइयों, 2 पाथ होता है। एक पाथ क्या होगा मेरे भाइयों, देखिए यहाँ लंग्स बना देता हूं मैं। एक पाथ में क्या होगा, ब्लड जो है लंग से हार्ट में आएगा और एक में बेटा क्या होगा, बॉडी टिश्यू से हार्ट में जाएगा। तो बेटा देखिए 2 रास्ते हो गए, तो सर्कुलेशन का नाम क्या हो गया, डबल सर्कुलेशन। अब देखिए होता क्या बेटा, हमारे सेल्स में जितनी भी ऑक्सीजन होती है तो वो क्या होती है, कंज्यूम हो जाती है किसमें, रिस्पायरेशन में। तो जाहिर बात बेटा जो टिश्यू से जो हार्ट में वापस ब्लड आएगा वो कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड। क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड। तो याद बेटा बॉडी टिश्यू से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मैं लिख दे रहा हूँ डीबी। ये बेटा आता है राइट एट्रियम में। क्या आता है मेरे भाइयों, राइट एट्रियम में। और इसको लाता कौन है, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। हार्ट के जो ऊपर बॉडी आर्गन होंगे उसको लाने का काम कौन करेगा, सुपीरियर वेना कावा। और हार्ट के नीचे बेटा जो होंगे उनको उसको लाने का काम कौन करेगा, इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, और हम समझ जाते हैं बेटा लंग्स में क्या होता है, ऑक्सीजनेशन होता है। तो वहां से बेटा जो ब्लड आएगा हार्ट में वो कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इसको मेरे भाइयों कौन लाता है, तो पल्मोनरी वेन। कौन लाता है मेरे भाइयों, पल्मोनरी वेन। अब देखिए बेटा राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में क्या होता है, ब्लड क्या होता है, फुलफिल हो गया। अब क्या होगा, एट्रियल सिस्टोल होगा। क्या होगा मेरे भाइयों, एट्रियल सिस्टोल होगा। इसका मतलब राइट एट्रियम का ब्लड राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट एट्रियम का ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। अब बताइए मेरे भाइयों, जो राइट वेंट्रिकल में ब्लड भरा ये कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड है। तो इसको कहां जाना चाहिए, लंग्स में। कहां जाना चाहिए, लंग्स में। तो ये चला जाता है लंग्स में। और लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड भरा है इसको कहां जाना चाहिए, बॉडी टिश्यूज में। कहां जाना चाहिए, बॉडी टिश्यूज में। तो ये चलाता है बॉडी टिश्यूज में। इसको लाता कौन है बेटा, लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी टिश्यू में ब्लड कौन लाता है, सिस्टमिक एओर्टा। कौन लाता है, सिस्टमिक एओर्टा। और राइट वेंट्रिकल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको लंग्स में कौन ले जाते हैं मेरे भाइयों, पल्मोनरी आर्टरी। वेरी गुड, कौन लाता है, पल्मोनरी आर्टरी। अब देखो मेरे दोस्तों यहाँ पे 2 पाथ दिख रहा है, एक लंग से हार्ट, हार्ट टू लंग, और एक हार्ट टू बॉडी टिश्यू और बॉडी टिश्यू टू हार्ट। ठीक है, कोई डाउट? नो सर। चलिए अब बेटा हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बेटा क्या होगा, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पे बात करते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को के बारे में आपसे डिस्कस करते हैं। ये बताओ मेरे भाइयों, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। इसको समझने के लिए बेटा कुछ आपको टर्मिनोलॉजी जानना पड़ेगा। आप बताओ बेटा जीन्स क्या होते हैं। सर जब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर कोई कैरेक्टरिस्टिक आते हैं तो उसको उसी को जीन्स कहते हैं, वो जीन्स के थ्रू ही आते हैं। नहीं, वो नहीं है बेटा। जीन्स क्या होता है, डीएनए का सेगमेंट होता है। क्या होता है, डीएनए का सेगमेंट होता है। और एलील्स क्या होते हैं, एक जीन के जो 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं वो कहलाते हैं एलील्स। जैसे बेटा मैंने लिख दिया टी, तो बेटा ये जीन हो गया। क्या हो गया, अब देखो ये कैपिटल टी हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है, स्मॉल टी हो सकता है। तो बेटा ये जो वेरिएंट है इन्हीं को बोल देंगे एलील्स। क्या बोल देंगे मेरे भाइयों, एलील्स। कोई डाउट? अब बता बेटा हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉस। क्या बोलते हैं, क्रॉस। देखिए जब जो है 2 जेनेटिकली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बीच हम लोग क्रॉस कराते हैं इसी को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस होता है। बेटा मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होगा, जब जो है पेरेंट्स में एक कैरेक्टर का डिफरेंस हो, इसको बोलेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। जैसे बेटा वालों स्टेम लेंथ का डिफरेंस होगा तो नाम क्या होगा, मोनो हाइब्रिड। डाई हाइब्रिड कब होगा बताओ, 2 का डिफरेंस होता है। क्या, किसका 2 का डिफरेंस होगा, मतलब 2 कैरेक्टर का डिफरेंस। जैसे मान लीजिए स्टेम लेंथ भी मैंने ले लिया, फ्लावर का कलर भी ले लिया, तो इसको क्या बोलेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो बेटा मेंडल्स ने क्या हुआ, अपनी बात को जो है एक्सप्रेस करने के लिए 3 लॉज दिया।
एक्चुअली बेटा इन लॉज को जो है मेंडल ने नहीं दिया था, उनके बेटा मरने के बाद जो है 3 अलग अलग जो है कंट्रीज के साइंटिस्ट ने इनको लॉ दिया। वो तो अपनी बात कह के चले गए, क्योंकि जब वो बेटा अपनी बात को बता रहे थे तो उनकी बात को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। बाद में लोगों ने ये जाना कि इन्होंने उस बात को बता दिया जिसको जानने में हमको 50 साल लग गए, ठीक है। इसीलिए बाद में क्या हो गया, 3 अलग अलग कंट्रीज के लोगों ने इसको लॉ दे दिया। तो बेटा पहला लॉ क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। बेटा इसका मतलब क्या होता है, जब किसी ऑर्गेनिज्म में एक कैरेक्टर के 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट आते हैं तो उनमें से एक अपीयर होता है, दूसरा हिडन हो जाता है। क्या हो जाता है, हिडन हो जाता है। तो इसको बेटा प्रूव करने के लिए मेंडल ने क्या किया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म कराया। क्या परफॉर्म कराया बेटा, ठीक है, मेंडल परफॉर्म्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मतलब बेटा इन्होंने क्या लिया, होमोजाइगस टॉल लिया और होमोजाइगस डॉर्फ लिया। ये क्या हो गए मेरे भाइयों, पेरेंट। क्या हो गए, पेरेंट। अब बताइए पहले क्या होगा, गैमेट फॉर्मेशन होगा। अब मैंने आपको बताया था बेटा गैमेट फॉर्मेशन के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, बताओ, 2 की पावर n, जहां n क्या होता है, नंबर ऑफ एलील्स प्रेजेंट इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो क्या यहाँ पे कोई हेटेरोजाइगस है, कहाँ है, नहीं है, तुम बताओ, है कोई हेटेरो, ये दोनों क्या है, होमोजाइगस हैं। अच्छा अभी आपको नहीं पता क्या होमोजाइगस हेटेरोजाइगस क्या होता है, जब एक जीन के दोनों एलील्स सेम होते हैं इसको होमोजाइगस बोलते हैं, और जब एक जीन के दोनों एलील्स अलग होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हेटेरोजाइगस। तो यहाँ पे देखिए दोनों सेम सेम, कैपिटल टी और यहाँ पे स्मॉल टी। तो यहाँ पे कोई हेटेरोजाइगस नहीं है। जब हेटेरोजाइगस कोई नहीं है तो गैमेट क्या बनेगा, 1। क्या बनेगा, तो यहाँ से बना बेटा कैपिटल टी, सर्किल कर दिया, और यहाँ बन गया स्मॉल टी। ये हो गया बेटा गैमेट। अब बेटा क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तो क्या बना, जाइगोट। क्या बना मेरे भाइयों, और यही क्या है, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। अब यहाँ बेटा आप लॉ ऑफ डोमिनेंस को समझ सकते हैं। कैपिटल टी जो है वो टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्मॉल टी जो है वो डॉर्फनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन मेरे भाइयों ये ओवरऑल होगा क्या, टॉल होगा। तो इससे ये बात पता चली कि टॉल जो है वो डॉर्फ के ऊपर क्या है, डोमिनेंट है। क्या मेरे भाइयों, डोमिनेंट है। इसके बाद क्या होगा, अब आप लोग देखो बेटा सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आइए उस पर बात करते हैं हम लोग। देखो मेरे भाइयों अब हम लोग जो है सेकेंड लॉ पे बात करते हैं। नाम क्या है मेरे भाइयों, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मतलब क्या होता है, सेपरेट हो जाना। क्या हो जाना मेरे भाइयों, सेपरेट हो जाना। तो इसमें होता क्या है, अब आपको सबको पता है बेटा F1 हाइब्रिड कैसा था, रौनक बताइए बेटा F1 हाइब्रिड कैसा था, टॉल था। क्या था, टॉल था। तो बेटा हमने F1 हाइब्रिड को सेल्फ क्रॉस करा दिया, तो हुआ क्या, जो नेक्स्ट जनरेशन में बेटा हमें क्या मिले, जाइगोट मिले। उसमें बेटा क्या हो गया, टॉल भी मिला और डॉर्फ भी मिला। इसका मतलब टॉल डॉर्फ से क्या हो गया, सेपरेट हो गया। इसीलिए बेटा इसका नाम क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या नाम मेरे भाइयों, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आइए इसको बेटा हम लोग क्रॉस के मदद से क्या करते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए F1 हाइब्रिड यही था, बोलो बेटा यही था। अब देखिए आप गैमेट बनाओगे। अब आप देखिए बेटा यहाँ टी जीन कैसा है, हेटेरोजाइगस है, तो यहाँ n की वैल्यू क्या हो गई, 1। तो बेटा गैमेट कितने हो जाएंगे, 2 की पावर n, मतलब 2 की पावर 1। मेरे भाइयों कितने गैमेट बन गए, 2। एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, वेरी गुड। और यहां से भी सेम बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। देखिए बेटा बच्चों को क्रॉस कराने में प्रॉब्लम आती है, आप 2 तरह से क्रॉस करा सकते हो। एक तो पनेट स्क्वायर बना के आप क्रॉस करा सकते हो, या बेटा डायरेक्ट ऐसे करा सकते हो। आपको बेटा एक लिए इसको पकड़ना है, पहले इसका क्रॉस इससे, तो कैपिटल टी कोई डाउट, उसके बाद यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसको बेटा आप लोग पकड़िए, इसका इससे कराओ तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका कराओगे इससे तो स्मॉल टी। अब बताओ बेटा यहाँ पे ये तीनों कैसे होंगे, टॉल, बिकॉज यहाँ पे कैपिटल टी है मतलब अपने इफेक्ट को शो करेगा। तो ये हो गया टॉल, लेकिन यहाँ पे कैपिटल टी तो है ही नहीं है, तो अब ये क्या हो जाएगा, डॉर्फ। अब आप देख सकते हो बेटा टॉल डॉर्फ से क्या हो गया, सेपरेट हो गया। तो मेरे भाइयों यहाँ पे फिनोटाइपिक रेशियो कितना आएगा, 1:2:1। नहीं बेटा वो फिनोटाइपिक रेशियो नहीं होता। फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, 3:1। फिनोटाइपिक रेशियो क्या है, हमें क्या दिखा, तो आप बोलोगे हमें 3 टॉल दिखा, 1 डॉर्फ दिखा। फिनोटाइप क्या होता है, ऐसी चीज जो दिखे। क्या हो मेरे भाइयों, ऐसी चीज जो दिखे। अब बताओ बाहर से आपको क्या दिखेगा, 3 टॉल 1 डॉर्फ। और जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, कितने टाइप के जो है जीन बने। तो क्या बोलोगे, 1 इस टाइप का, 2 इस टाइप का, 1 इस टाइप का। तो आप बोलो 1:1। तो यहां बोलोगे जीनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1।
ठीक है, आइए बेटा हम लोग जो है नेक्स्ट इस कौन सा है, आइए दोस्तों बेटा हम लोग थर्ड लॉ पे बात करते हैं। नाम क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। नाम क्या बेटा, क्या ये लॉ कहता है, देखिए सेपरेशन ऑफ वन कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर कैरेक्टर। बेटा डेफिनेशन से आप इसको नहीं समझ सकते, हम लोग बेटा इसको क्रॉस के माध्यम से चीजों को समझाएंगे। ये बताइए इन्होंने बेटा क्या कराया, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इस लॉ को प्रूव करने के लिए मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया। अब देखिए बेटा यहाँ दो कैरेक्टर का डिफरेंस है, एक क्या है सीड शेप और एक क्या है सीड कलर। दो कैरेक्टर का क्या है मेरे भाइयों डिफरेंस है। तो ये बताइए ये हो गया पेरेंट, बताइए क्या यहाँ कोई हेटेरोजाइगस है, नहीं है, तो गैमेट कितना बनेगा 1, कैपिटल आर कैपिटल वाई, और यहाँ भी कोई हेटेरोजाइगस है नो, तो यहाँ से स्मॉल वाई, ये हो गया बेटा गैमेट, क्रॉस कराएंगे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। बताइए कैपिटल आर से क्या हो जाएगा राउंड, मानते नहीं मानते, yes, और ये कैपिटल वाई से क्या हो जाएगा एलो। तो यहाँ पे बेटा अभी जो है ये थर्ड लॉ नहीं प्रूफ हुआ, यहाँ पे क्या प्रूफ हुआ, लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या प्रूफ हुआ, लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब जो है आगे मैं आपको बेटा जो है क्या करूंगा, इसको जो है नेक्स्ट क्रॉस करा के इस बात को प्रूव करूंगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्रॉस कैसे हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए अब बताओ, यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, F1 हाइब्रिड को सेल्फ क्रॉस करा दिया। अब बताइए यहाँ देखिए R भी हेटेरोजाइगस, Y भी हेटेरोजाइगस, तो N की वैल्यू कितना हो गई सर, बताइए आप 2, तो 2 की पावर 2, कितने गैमेट बनेंगे 4, कौन कौन से, कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल Y के साथ आप ले लीजिए स्मॉल y, कैपिटल R के साथ क्या ले लोगे स्मॉल y। अब क्या करो, एक बार स्मॉल r पकड़ो, इसके साथ रखो कैपिटल Y, और स्मॉल के साथ क्या रखो स्मॉल y। 4 यहां से बनेंगे तो 4 मेरे भाई से बनेंगे, तो यहां से क्या होगा कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल y स्मॉल y। जब बेटा आप क्रॉस कराओगे तो आपको 4 प्रकार के कॉम्बिनेशन मिलेंगे। कितने, पहला मिलेगा राउंड येलो, फिर राउंड ग्रीन, फिर रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड, बोलते आप येलो है सर, लिखते ग्रीन है, रिंकल्ड ग्रीन। तो बताइए कितने प्रोजनी बनेंगी, 4 4 4 4 16, 9 बेटा ये मिलेगा, 3 मेरा भाई मिलेगा, 3 ये मिलेगा और 1 ये। यही आपका क्या है फिनोटिपिक रेशियो है। क्या मेरे भाइयों, यही क्या है फिनोटिपिक रेशियो है। अब देखिए इस लॉ को आप प्रूव कर सकते हो। आपने देखा होगा बेटा F1 जनरेशन में आपको केवल राउंड येलो मिला था, क्या मिला था, लेकिन जो है नेक्स्ट जनरेशन में राउंड जो है ग्रीन के साथ भी है। क्या है, इसका मतलब ये कोई नियम नहीं है कि राउंड केवल येलो के साथ रह सकता है, राउंड ग्रीन के साथ भी रह सकता है। ये यही जो है हम लोग प्रूव करना चाहते हैं। आइए बेटा हम लोग फिजिक्स में एंट्री मारते हैं। देखो बेटा आपके सामने जो है अब फिजिक्स का जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बेटा कहाँ पे है, इलेक्ट्रिसिटी का है, और ये किस पे बेस्ड है, रेजिस्टेंस लॉ पे बेस्ड है। हम सब जानते हैं बेटा किसी भी जो कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मटेरियल और टेम्परेचर पे। ठीक है, इसका मतलब लेंथ चेंज होने पर रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन पे बात करते हैं। कह रहे बेटा 4 सेंटीमीटर का वायर है, उसका रेजिस्टेंस 2 ओम है, इसको बेटा स्ट्रेच करके खींच के इसकी लेंथ को 20 सेंटीमीटर कर दिया गया, तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा। तो हम सब जानते हैं बेटा नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन पहले ये था बेटा अगर आप जो है लेंथ को बढ़ाओगे तो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वायर क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा। तो कैसे सर पता करेंगे कितना एरिया कम होगा कितना ज्यादा होगा, तो मेरे भाइयों जिस रेशियो में लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी, उसी रेशियो में जो एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बताओ मेरे भाइयों यहाँ लेंथ जो है 4 सेंटीमीटर से कितना हो गए 20, कितना टाइम्स इंक्रीमेंट हुआ 5 टाइम्स। तो अगर लेंथ 5 टाइम्स इंक्रीज करेगी तो एरिया 5 टाइम्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और ऐसा होता क्यों है कि बेटा चाहे 4 सेंटीमीटर का वायर हो, चाहे आप उसको स्ट्रेच करके 20 सेंटीमीटर कर दो, दोनों ही केसेस में वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा, इसलिए ऐसा होता है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हम सब जानते हैं बेटा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R = ρl/a। आइए बेटा वैल्यू रखिए, R पहले कितना गिवन है 2 ओम, नहीं बेटा R 2 ओम है ना, रो L कितना है 4 सेंटीमीटर, एरिया कुछ नहीं बोला मैंने A मान लिया,
अब देखिए बेटा, नया रेजिस्टेंस मैंने मान लिया x, क्या मान लिया X। सेम फार्मूला दो बार लगाएंगे। देखिए रो, आप समझिए सर, रो आपने कुछ नहीं बताया, लेंथ और एरिया के चेंज होने पे रो चेंज नहीं होता, बिकॉज इट इज अ मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। रो पहले भी था, अगर मटेरियल सेम है तो रो अब भी रहेगा। अब देखिए 20 को मेरे भाइयों, क्या मैं 4 into 5 नहीं लिख सकता, ये भी तो 20 ही है। Yes, sir। और अगर लेंथ 5 टाइम्स इंक्रीज हो गई तो एरिया 5 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। ये 5 ऊपर आ गया तो इधर ये 5 क्या हो जाएगा 25 इंटू रो इंटू 4/a। दिल पे हाथ रख के बताओ बेटा, क्या इसकी वैल्यू 2 ओम के बराबर नहीं है? Yes, sir। है तो यहाँ रख दीजिए। x कितना हो जाएगा 25 इंटू 2, इसका मतलब कितना हो गया 50 ओम। अगर बेटा क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स में तो आप इसको ऐसे कर दोगे, लेकिन अगर बाय द वे ये बेटा एमसीक्यू में आ जाता है तो आप ट्रिक याद करोगे। क्या याद करोगे? ट्रिक क्या है? x इक्वल टू हो जाएगा n स्क्वायर इंटू r। n बेटा क्या है, कितने टाइम्स जो है लेंथ चेंज हो रही है, मतलब कितने टाइम्स इंक्रीज हो रही है, कितने टाइम्स डिक्रीज हो रही है। जैसे यहाँ बताओ n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 टाइम्स क्या होगा इंक्रीमेंट हुआ। यहाँ देखिए क्या ये ट्रिक काम करती है, रखो 5 का स्क्वायर करोगे और r पहले कितना था 2 ओम, x कितना आ गया 50 ओम। ठीक है, तो आप इसको बेटा लगा के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए एक लास्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। देखो मेरे भाइयों, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन पे बात होती है जो बेटा हर साल एग्जाम में जो है पूछा जाता है। ठीक है, देखो बेटा पहला क्वेश्चन क्या है, Al2O3 प्लस NaOH। अब आप बताओ बेटा ये क्वेश्चन कहां से, किस टॉपिक से लिया गया होगा, कुछ है आपको एक्सपीरियंस कहां से लिया गया होगा? बेटा ये फर्स्ट चैप्टर आपको याद है? Yes, sir। मैंने आपको पढ़ाया था बेटा, एक बार ध्यान दीजिएगा। मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं बेसिक होते हैं, क्या होते हैं? मेटल ऑक्साइड बेसिक। ठीक है, और नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं। ठीक है, लेकिन होता क्या है बेटा, कुछ ऑक्साइड होते हैं एम्फोटेरिक। क्या होते हैं मेरे भाइयों? एम्फोटेरिक, बोथ बेसिक एंड एसिडिक। यस बेटा, कुछ ऑक्साइड होते हैं एम्फोटेरिक। इसका मतलब देखो एम्फोटेरिक नाम कहां से आया, यहां से आया। एम्फीबिया होता है, क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वाटर में भी रहे लैंड में भी रहे। तो बेटा एम्फोटेरिक क्यों बोला गया मेरे भाइयों? ठीक है, कि जो बिहेव्स एज एसिड एज वेल एज बेस। इसका मतलब अगर बेस इनके सामने आएगा तो ये एसिड की तरह रिएक्ट करेंगे, और अगर एसिड आएगा तो बेस की तरह रिएक्ट करेंगे। तो मेरे भाइयों यहाँ पे NaOH क्या है, बेस है, तो ये कैसा रिएक्ट करेगा? एसिड के जैसे। और याद कर लो मेरे भाइयों, Al2O3 जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ध्यान दीजिए बेटा क्या बनेगा, देखिए प्रोडक्ट बेटा बहुत यूनिक है, नाम क्या है? NaAlO2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाम क्या हो जाएगा? सोडियम एल्यूमिनेट। क्या हो जाएगा? रट लो बेटा, सोडियम एल्यूमिनेट, और वाटर क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब देखो मेरे भाइयों, जो अगली रिएक्शन आपके सामने है, क्या दिख रहा है? ये OH लगा है, मतलब ये क्या है मेरे भाइयों? अल्कोहल है, और ये कंसंट्रेट H2SO4 है। बहुत अच्छा बेटा, क्या ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट। आप बताओ बेटा, आप आंसर बता ही दोगे कि कंसंट्रेट H2SO4 कहीं भी आएगा तो ये होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। हमेशा वाटर को क्या करेगा? एलिमिनेट करेगा। और वाटर कैसे निकालेगा? एक कार्बन से H प्लस और एक कार्बन से OH माइनस। तो बताइए बेटा, यहाँ से OH को निकालेगा, यहाँ से एक H को निकालेगा, इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? बॉन्ड आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि दोनों की वैलेंसी एक एक कम हो गई। तो बताइए यहाँ क्या बनेगा? एक कम हो गया तो CH2 डबल बॉन्ड CH2। अरे ये तो बन गया इथीन और प्लस वाटर। तो हमने क्या सीखा मेरे भाइयों कि अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से क्या बनता है? अल्कीन। अल्कीन बनता है, कोई अलग अलग अल्कोहल तो अलग अलग अल्कीन। देखो बेटा लास्ट रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये अल्कोहल है, ये एसिड है, तो बेटा रिएक्शन का नाम हमेशा क्या हो जाएगा? एस्टरीफिकेशन। रट लो एग्जाम में, इसके बिना तो पेपर बनना ही नहीं मेरे भाइयों। एस्टरीफिकेशन होता क्या है? कंसंट्रेट H2SO4 लगा है, काम सेम होगा, वाटर को क्या कर देगा? एलिमिनेट। एक कंपाउंड से प्लस और एक से OH माइनस। तो सर किससे OH निकालें, किससे H निकालें? तो एसिड का हमेशा OH जाता है और अल्कोहल का हमेशा H जाता है। तो यहाँ से H जाएगा और यहाँ से OH जाएगा, और दोनों कंपाउंड को ऑक्सीजन से जोड़ देते हैं, क्योंकि एग्जाम में प्रोडक्ट बनाने के लिए भी आता है। तो देखिए जोड़ो क्या बना? CH3 या O है, OCCH3, यह बन गया ईस्टर और जल बाहर निकल जाएगा। तो मेरे दोस्तों आज के लिए इतना ही। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम बेटा लगातार जो है 4 डेज में क्या करेंगे, पूरी साइंस को ओवरऑल कवर करेंगे। इसी के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।